सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग चैनल। दिस इज पवन जॉनिया एंड इस वीडियो में हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज। ठीक है, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमारे पास करंट क्या होता है दैट इज dq बाई dt। ठीक है, द रेट ऑफ ए चार्ज, वो भी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ए चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब हम लोग इसको दो फेज में डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज इन टाइम टी, दूसरा एट टाइम टी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज क्या हो जाता है दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज को क्या लिख सकते हैं, एवरेज को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे आई को लिखे हैं इंस्टेंटेनियस में डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ द चार्ज टाइम ग्राफ हो जाएगा हमारा आई इंस्टेंटेनियस। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास चार्ज आने सर्कुलर पाथ कितना होगा। ठीक, तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाई टी विच इज गिवन। क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एन ई अपॉन टाइम। अब वन अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हो जाएगा एन ई एफ। इसको एक और में लिख सकते हैं दैट इज एन ई अपॉन टी। टाइम पीरियड क्या होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का कितना होता है 2 पाई आर, और वेलोसिटी भी से चल रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दैट इज आई एवरेज को एन ई अपॉन 2 पाई आर इंटू वेलोसिटी वी, एन ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक, एन ई वी अपॉन 2 पाई आर हो गया। यहाँ पे एन ई इंटू एफ, क्योंकि 1 अपॉन टी को एफ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर होता है? इसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। ठीक, एंड इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर एंड डायमेंशन हो जाएगा 8 की पावर 1 एम्पियर की पावर 1। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास question number 1, that is through a given cross section and 1 electron per second are passing from left to right and 2 proton are passing from right to left simultaneously, then the electric current हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो n1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ई चार्ज का जा रहा है, पर सेकेंड पासिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक, हाँ। और यहाँ से प्रोटॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ से प्रोटॉन जो है राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक, तो हमको बताना है टोटल करंट। टोटल करंट लेट यहाँ पे आई वन है और यहाँ पे आई टू है। ठीक है, हाँ। ये हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है दैट इस करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट और प्रोटॉन के अलाउंग बहता है। ठीक है, हाँ। तो जो यहाँ पे आई वन होगा उसका साइड ये हो जाएगा एंड आई टू यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों एक साइड में बह रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे आई वन प्लस आई टू। ठीक, तो आई वन कितना हो जाएगा दैट इज एन इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं एन वन। ठीक है, तो एन वन ई अपॉन टाइम टी हो जाएगा, प्लस एन टू यहाँ पे प्रोटॉन बन रहे हैं जिसका चार्ज हो जाएगा प्लस सी टाइम अपॉन टी टाइम हो जाएगा। तो दिस इज द आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को एन ई लिखें। ठीक, अब यहाँ पे टी 1 सेकेंड दिया है तो ये 1 1 लिखे या ना लिखे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन वन ई प्लस एन टू ई। ठीक है, हाँ। जिसको लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू इंटू ई। ठीक है, तो दिस इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट। तो यहाँ से करंट कितना होता है दैट इज डी क्यू बाई डी टी। तो स्लोप ऑफ ए डी क्यू बाई डी टी, लेकिन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टी और क्यू दिया है, हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, डी टी बाई डी क्यू का उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 1/i इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी क्यू। ठीक है, 1/t। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग अगर आई ए निकालना है तो उससे हम लोग एंगल यहाँ से लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिया है दैट इज आई ए tan 60, सिंपल है। एंड आई बी का हम लोग एंगल कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, हाँ। tan 60 अपॉन tan 30 हो गया, दैट इज 3/1 आ गया। ठीक है, हाँ। कैसे आया, tan 60 को हम लोग रूट थ्री लिख सकते हैं एंड 1 अपॉन, और tan 30 को 1/√3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3/1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बैटरी कनेक्टेड टू ए कंडक्टर। तो बैटरी जब हम लोग कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक, तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगता है वो कितना होता है दैट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्यू वी। ठीक, फोर्स आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है दैट इज क्यू वी बटा एम। ठीक, फोर्स आ गया क्यू वी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज वोल्टेज अपॉन एल। ठीक है, हाँ, लेंथ होता है। ठीक, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वी डी को हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए रैंडमनेस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इधर उधर वेलोसिटी मूव करते हैं, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना आता है क्यू बटा एम, और यहाँ पे टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लेंगे जो कि टाउ होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आ जाता है क्यू टाउ बटा एम। ठीक है, हाँ, जो कि इक्वल होता है एन, यहाँ पे आई को अगर हम लिखें तो आई हमारे एन ई ए वी डी के इक्वल होता है। ये कहाँ से आ गया,
ये आगे अभी हम लोग ड्राइव करेंगे कहाँ से आया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं, क्यू टाउ बटा एम लिख सकते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। हाँ, एन ई ए वी डी, ठीक है। हाँ, एन ई ए वी डी, यहाँ से वी डी को आई अपॉन एन ई ए लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, एन ई ए लिख सकते हैं यहाँ से वी डी को, तो वी डी को दो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा वो था यहाँ पे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसमें ई मतलब वहाँ पे जो नोटेशन था उसी का है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वी एम एफ था, एंड ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है अप्लाइड बाय द बैटरी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो भाई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी होता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, डिवाइडेड बाय डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो अंडर, सॉरी हम मैंने इसको गलत एक्सप्लेन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। जब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, तो फील्ड दो क्या बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर मान लो दिस इज द कंडक्टर, इसके इलेक्ट्रॉन फील्ड मूव कर रहे हैं, तो जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन गेन वेलोसिटी करेगा, जैसे मान लो रैंडमनेस ला रहा था लेकिन इधर उधर जाने लगेगा, एक मतलब फिक्स डायरेक्शन बनाने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी जो गेन करेगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। हाँ, नेट वेलोसिटी जो होती है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, मैंने सही बताया था, सॉरी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल होता है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी सिंपल में, ठीक है। एंड रेसिस्टिविटी होता है दैट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ मेटल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों इनवर्सली होते हैं, एक कंडक्टिविटी मतलब होता है कितना कंडक्ट करा रहा है, रेसिस्टिविटी मतलब कंडक्शन को कितना रोक रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं अपने फॉर्मूला में। जैसे सर ने एम सर निकाला था, ठीक है, तो एम सर निकाला था, सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज व्हाट इज ए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा क्या, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है जो कि होता है एम ई स्क्वायर टाउ बटा एम, ठीक है। हाँ, अब कंडक्टिविटी होता है तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, वन अपॉन कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। हाँ, अब रेसिस्टिविटी से हम लोग रेसिस्टेंस लिखेंगे, देखो ए होता है रो एल अपॉन, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो हमारे पास है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसमें एल और एक से एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से रेसिस्टेंस आ गया। हम हमको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रेसिस्टेंस है, तो वी निकालने के लिए सिंपल आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये हो गया, तो दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमको यहाँ से ओम्स लॉ आ गया, जहाँ से हम लोग वी को लिख सकते हैं आई आर, जो कि हो जाएगा आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये कहाँ से आता है, तो ये आता है दो फॉर्मूला से, जहाँ से हम लोग लिखते हैं आई को एन ई ए वी डी लिखते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ई कैपिटल ई टाउ बटा एम, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों के इक्वेशन से ये आता है जो कि हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी था और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। हाँ, तो ये याद हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज ए मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, it is a property of a charge carrier does not depend on the drift velocity and electric field but it is depend on the ratio of a drift velocity and electric field, ठीक है। हाँ, तो drift velocity को हम लोग लिखते हैं ई कैपिटल ई टाउ बटा एम, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो ई टाउ बटा एम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ई टाउ बटा एम आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज म्यू, जिससे हम लोग मोबिलिटी करते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, जब हम लोग से लिखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन सिग्मा होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू आ गया। नाउ अगर हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का क्या मोबिलिटी, तो मोबिलिटी सिंपली क्या है, यहाँ पे ई कैपिटल ई टाउ बटा एम, ठीक है। सॉरी, ई कैपिटल ई टाउ बटा एम, ठीक है। हाँ, अगर इसमें ये दोनों कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पे ई बाई एम रेशियो पे डिपेंड करेगा नहीं, ई बाई एम रेशियो जिसका ज़्यादा उसका मतलब मोबिलिटी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बराबर होता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का ई बटा टू एम हो जाएगा और इसका क्या होता है टू ई बटा फोर एम, तो दोनों का वन इज टू टू रेशियो आ जाता है, तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल कर दे देन व्हाट अबाउट मोबिलिटी, मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग पहले ही पढ़े, ठीक है। तो रिमेन सेम रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ ए रेशियो ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, ये सही ऑप्शन होगा। नाउ द करंट डेंसिटी पढ़ते हैं, व्हिच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्चुअली में करंट डेंसिटी क्या होता है, तो हमने यहाँ पे मोटा मोटी देख लेंगे, तो करंट डेंसिटी होता है दैट इज
फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से आई को लिखें तो आई हो जाएगा यहाँ पे जे डॉट ए, जो कि इक्वल हो गया जे कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी आई कह रहे हैं, आई को यहाँ से जे को हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको डिराइव करने के बाद आता है, अब हम लोग सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द ओम्स लॉ इन ए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग वन अपॉन सिग्मा को वन अपॉन रो लिख सकते हैं, तो वन अपॉन रो इंटू ई, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाती है ई अपॉन दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे जे इज द करंट डेंसिटी। अब आते हैं इसको पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, दैट इज आई बाई ए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिखते हैं एन ई ए वी डी, अपॉन ए कर देंगे तो ए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ई वी डी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो पता ही है। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ई, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वी डी ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक। यहाँ पे देखो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए, जो हम यहाँ पे पढ़े हैं, आई को लिख सकते हैं जे डॉट ए विच इज इक्वल टू जे कॉस थीटा, जे को लिख सकते हैं एन ई पी डी अपॉन, यहाँ से जो लिखे हैं वही है, दैट इज आई अपॉन ए। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, that is J is equals to that is J current density is equals to sigma into E। यहाँ पे एक चीज को ऐड करना चाहिए, that is 1/ρ into E हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा 1/ρ के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का, द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर इज सेम एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखो ये हमारे पास सिग्मा इंटू ई है, तो डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वहीं पे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज पे जहाँ पे फोर्स लगता है वही हो जाएगा, ठीक, सिंपल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है जहाँ पे एरिया है ए और बी, एरिया हम लोग एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ए बी, ठीक है, सिंपल। हमारे पास करंट तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि इट इंडिपेंडेंट ऑफ एन एरिया, क्योंकि आई क्या हो जाता है डी क्यू बाई डी टी, इस पे पी बाई क्यू भी आया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हम लोग पढ़े आई अपॉन ए, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा जे ए से बड़ा हो जाएगा हमारे पास जे बी, ठीक है। हाँ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से वी ए इज ग्रेटर वी ए इज लेस देन वी बी हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया हम लोग फॉर्मूला समझ गए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के, थोड़ा बुद्धि लगा के कॉमन सेंस कैसे, जैसे हम लोगों ने एक पाइप लिए हैं, तो पाइप को हम लोग ऐसे वाटर करंट समझते हैं, अगर उसका हम लोग एरिया कम कर देते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वी वी इज ग्रेटर देन वी ए हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज तो सेम ही मूव करना है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगा, क्यों, ये सॉरी यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको सेम चार्ज पर यूनिट टाइम में उसको पास कराना है, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस में हमको पढ़ना क्या है, तो बेसिकली रेसिस्टेंस होता है दैट इज रो एल अपॉन ए, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट रख के कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, ठीक है। हाँ, सपोज दैट पहले यहाँ पे ए में क्या किया है, दैट इज एल को चेंज किया, एरिया कांस्टेंट रख के, तो एरिया कांस्टेंट रखेंगे तो आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, ठीक है। आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरे में क्या है, वी को कांस्टेंट रख के आई चेंज करेंगे, तो वी यानी वॉल्यूम, तो हम लोग इसको अगर एल से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वी इज द वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल को कांस्टेंट करके एरिया चेंज करें, तो हम लोग लिखते हैं रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसको कांस्टेंट करके इसको चेंज करेंगे तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास वी को कांस्टेंट करके एरिया चेंज करें, तो हम लोग आर को रो एल अपॉन ए है, तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अगर क्या डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे, अगर मास और करंट दोनों चीज दे रहे, ठीक, मास भी दे रहे और करंट भी दे रहे, सॉरी मास और लेंथ, करंट नहीं कह रहा, मास और लेंथ दोनों दे रहे, और तब रेशियो का डिपेंडेंसी पूछे तो हमको सिंपली ये याद रखना है, डेंसिटी को कांस्टेंट मान के आता है एल स्क्वायर अपॉन एम होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा है एक दो बार, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आर हो जाएगा दैट इज एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, डेंसिटी को जब हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और मास और लेंथ में पूछता है तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अगर मास अपॉन एरिया में पूछेगा तो ये हो जाएगा, तो एल स्क्वायर अपॉन ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास मास अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। अगर एरिया के टर्म्स में पूछता है, मास और एरिया में पूछेगा तो एम अपॉन ए स्क्वायर, लेंथ और मास में पूछेगा तो एल स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसमें हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इफ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज, चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या कह रहा है, इफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर स्टेज करिए टू डबल ऑफ इस लेंथ द न्यू रेसिस्टेंस बिकम 4R, कैसे हो, तो यहाँ पे स्टेज करना मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट करना, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट करके लेंथ इसका डबल कर रहा है, तो आर इनिशियली क्या है, दैट इज रो एल अपॉन ए, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सब कांस्टेंट है, तो आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कहें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल कर दिया लेंथ, तो यहाँ पे 2L का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर, ठीक। तो इनिशियली आर नॉट यहाँ पे इसके कंडीशन में देखें वॉल्यूम कांस्टेंट करके, तो आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, बाद में इसका 4L स्क्वायर हो जाए, तो हम लोग एल स्क्वायर को आर लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 है, मतलब यहाँ पे आर डैश कितना हो जा रहा है, दैट इज 4R के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है 4, द मास ऑफ द वायर इन द रेशियो 1:3:5 है, मास दे दिया है, दैट इज वायर का क्या दे दिया है, M1:M2:M3, क्या दे दिया है हमारे पास 1:3:5, ठीक। और लेंथ ऑफ द रेशियो तो L1:L2:L3 कितना दे दिया है 5:3:1, रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस, तो देखो मास और लेंथ में पूछा है तो हमको याद रखना है, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, हाँ। सिंपल R1:R2:R3 का हमको रेशियो चाहिए, जो कि इक्वल हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम, L1 स्क्वायर अपॉन एम करेंगे तो इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन मास इसका कितना है 1, ठीक है, हाँ। इस टू दूसरे वाले करेंगे R2 निकालने के लिए, तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मास कितना है 3 का, 3 से 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज L3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इसका मास कितना है 5, ठीक है, हाँ। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25:1:1.5, ठीक है, हाँ। सबको हम लोग क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125:5:1, ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो हाँ सही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं आंसर सही है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ वही जो पढ़े हैं वही पीछे, दैट इज करंट डेंसिटी हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ए ओम्स लॉ कहते हैं, जो कि बराबर होता है वी इक्वल टू, अगर आई आर लिखें वहाँ से तो आई एम एल अपॉन, आई एम एल अपॉन कितना होता है एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है, ठीक है, हाँ। जो कि हम लोग वहाँ पे ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ के तीनों डेफिनेशन के तीनों फॉर्मूला की बात कर रहा है, तो हम लोग सिंपल वाला ये तो जानते हैं वी इक्वल टू आई आर होता है, सिग्मा वाला हम लोग पढ़े हैं जो कि इसका वेक्टर होता है, एंड ये होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो कि होता है आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर और कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, तो इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस बढ़ जाएगा, रेंडमनेस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, एक साइड में नहीं करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हाँ। कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंसुलेटर, कंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो इंसुलेटर हो गया, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ये थोड़े थोड़े फ्री होने लगते हैं, मतलब ऐसे समझ लो होते नहीं है कि थोड़े थोड़े मूवेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, सिंपल ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, हाँ, और कुछ, ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, हाँ। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया हो सब कुछ तो क्या करना, लाइक कर देना, ठीक है, हाँ। तो थैंक यू सो मच।